दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक बंगाली मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है भूतपुरम, जो 2026 में रिलीज़ हुआ है। इस मूवी के अंदर 3 स्टोरीज बताई गई हैं। 3 आदमी बैठ के जो खाली टाइम में चाय की चुस्कियों के साथ भूतों की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, और ये तीनों की तीनों स्टोरी सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नहीं आते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज मैं आप सबके लिए ला सकूं। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें विभूति भूषण नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो अपने घर में 2 दोस्तों को इनवाइट किया होता है, जहाँ पे इन दोनों दोस्तों का नाम होता है नीलकंठ हल्दर और दूसरे का नाम होता है शशिधर चक्रवर्ती। ये तीनों के तीनों एक साथ मिलते हैं क्योंकि बारिश की रात थी और बाहर बारिश की वजह से ये लोग तीनों साथ में थे और बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, जहाँ पे ये तीनों मिलके चाय की चुस्कियों के साथ क्या बात करें इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कोई ना कोई खुद की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे गॉसिप करते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हमें स्टोरी बताते हैं, नीलकंठ ने स्टोरी शुरू की, जहाँ पे वो एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे वो लोग कोलकाता में रहने के वक्त में यहाँ पे मिस्टर भूषण और मिसेस भूषण के बारे में बताता है, जहाँ पर मिस्टर भूषण का जो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा था। वो लोग कोयले के व्यापार करते थे और लोग कलकत्ता में रहते थे, जहाँ पर मिस्टर भूषण अपनी बीवी से लव मैरिज किए थे और वो रिसेंटली अपना कोलकाता का पुश्तैनी घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। जहाँ पर मिस्टर भूषण की जो बड़ी भाभी थी वो काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग अलग हो। पर यहाँ पर भूषण उनको ये कहते हैं कि मैं अपना दूसरा ही खानदानी घर पर जा रहा हूँ और वहीं पर ही रह के मैं अपना बिजनेस को संभालूंगा, क्योंकि बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि यहाँ से मतलब कॉपरेट करना सही नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे वो अपनी भाभी को मना के वहाँ से निकल जाता है अपनी बीवी के साथ, मिसेस भूषण के साथ। अब यहाँ पे उनकी बीवी का नाम होता है, उनकी पत्नी जो मौनी थी वो यहाँ पे उनके साथ निकलती है। और यहाँ पे हमें स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि जो मिस्टर भूषण थे उनकी बीवी मौनी, उनको यहाँ पे रहना पसंद नहीं था। इनफैक्ट उनको गहना जो ज्वेलरी होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। नॉर्मली औरतों को गहना गाठी से बहुत प्यार होता है, बट इनका प्यार कुछ एक्स्ट्रा लाइक बहुत ही ज़्यादा था, जो हमें आगे स्टोरी में समझ में आएगा। जहाँ पे मिस्टर भूषण अपनी बीवी मोनी को पूछते हैं, क्या तुम अब खुश हो ना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं? तो मोनी खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पे ये लोग दोनों निकलते हैं अपने पुराने पुश्तैनी हवेली में, जहाँ पे ये लोग जाते हैं। और यहाँ पे हम मोनी को नोटिस कर पाते हैं कि वो अपने घर को हर एक जगह से नोटिस कर रही थी, देख रही थी। उसी बीच में यहाँ पे जो मिस्टर भूषण है वो मोनी को एक पेंटिंग दिखाते, जहाँ पे वो ये रिवील करते हैं कि ये उनकी माँ की थी, जो कि कोई और नहीं उनके पापा ने बनाया था। एक बार ही उन्होंने अपनी माँ को देखा था और उसके बाद 2 महीने के अंदर ये पेंटिंग को पूरा कंप्लीट किया था। जहाँ पे मोनी उस पेंटिंग को इतना ध्यान से नहीं देखती क्योंकि उसका पूरा ध्यान खिड़की के तरफ दिखने वाले एक नदी पे थी, जहाँ पे वो नॉर्मली कहती है, हाँ बहुत अच्छा है, बट इस पेंटिंग को यहाँ से बाहर निकाल के फेंको क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पेंटिंग नहीं चाहिए। तो इसको सुनने के बाद मिस्टर भूषण का हार्ट थोड़ा सा ऑब्वियसली बुरा लगता है, जितना उसमें उनकी मम्मी थी, बट फिर भी अपनी लुगाई के प्यार में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उस तस्वीर को लेकर बाहर ले आते हैं। उस नए हवेली में हम देख पाते हैं एक नौकर और एक तोता भी था वाइट कलर का, जो बोलता था, जहाँ पे मोनी उस नदी को बार बार घूरे जा रही थी। अब इसके बाद मिस्टर भूषण, अब यहाँ पे जो बात को स्टोरी को सुनने के बाद जो शशिधर था वो ये कह पाता है, मतलब कहने लग जाता है स्टोरी के बीच में से ही, कि ये कैसा पति था यार जो अपनी लुगाई के प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपनी माँ का तस्वीर को ही बाहर रख देता है। एंड वो लोग इस टॉपिक में तो गॉसिप करने लगते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि अरे अरे रुको रुको, हम स्टोरी को अधूरा क्यों छोड़ रहे, स्टोरी को कंप्लीट करते हैं ना, हो सकता है वो उससे प्यार बहुत ज़्यादा करता होगा, उसके प्यार में अंधा होगा। उसके बाद फिर स्टोरी वो लोग कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें फिर से उन भूषण जी को स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने ऑफिस में अपने नए काम को शुरू कर चुके थे। इनफैक्ट अपने जो पुराने कोयले के व्यापार था उसको यहाँ पे इस ऑफिस में रह के अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ पे हम मोनी के भाई को भी देख पाते हैं, जहाँ पे मिस्टर भूषण ने उसको अपने यहाँ पे काम में रख लिया था। अब मिस्टर भूषण का मन तो लग नहीं रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि मोनी घर पर अकेली है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। पर इधर मोनी का ऐसा कुछ भी नहीं था, मोनी अपने घर में काफ़ी बिंदास थी। इनफैक्ट वो वाइट वाले तोते से जाके बात करती है और उसको गाना बहुत पसंद है, तो वो गाना गुनगुना रही होती है। इसी बीच में मिस्टर भूषण के ऑफिस में एक पार्सल आता है, जहाँ पे उन्होंने मोनी के लिए बहुत सारा ज्वेलरी मंगाया था क्योंकि उसको ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद थी।
तो मिस्टर भूषण जो थे अब इस पल का इंतज़ार नहीं करते हुए तुरंत अपने साले को कहते हैं कि तुम ऑफिस संभालो और मैं घर जा रहा हूँ, और वो मोनी के पास जाते हैं, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि मोनी अपने घर में एक कोने में बैठ के गुनगुना रही है। और उसी बीच मिस्टर भूषण बोल पड़ते हैं, वाह क्या गाना है, जहाँ पे वो कहते हैं अरे आप ऑफिस से जल्दी आ गए, मुझे नहीं पता था। जहाँ पे वो उनको वो पार्सल दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने उनके लिए गहने ऑर्डर किए थे, जिसको देख के मोनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब मिस्टर भूषण उसके चेहरे की खुशी देखते हुए उसके कंधे पे स्लाइट हाथ रखने की कोशिश करते हैं, बट मोनी उसके हाथ को वहाँ से छटक के चली जाती है मिरर के सामने अपने गहनों को देखने के लिए, जहाँ पे भूषण को काफ़ी बुरा लगता है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ इसके लिए, और इसके लिए मेरे लिए तो वक्त नहीं है, लाइक ऐसा प्यार के वो लम्हे नहीं हम लोग के बीच में। फिर मिस्टर भूषण उस बात के लिए कुछ नोटिस नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर भूषण इवनिंग में बैठ के अपने ऑफिस का ही कुछ काम कर रहे होते हैं, हिसाब किताब, और इसी बीच में मोनी अपना पूरा साथ श्रृंगार करके आती है, मतलब गहनों से लदी हुई एकदम सुंदर से सज धज के, जहाँ पर मिस्टर भूषण उसको देख के खुश होते हैं और कहते हैं ये क्या, आज कौन सी अप्सरा मेरे घर में घूमने लगी। तो मोनी मुस्कुरा देती है और हाथों के इशारों से उनको अपनी तरफ बुलाती है, जहाँ पे वो अपनी उसी रूम में लेके जाती है जहाँ पे मिस्टर भूषण की माँ की तस्वीर लगी हुई थी, एंड वो उस तस्वीर को दिखाते हुए कहती है कि ये तस्वीर मैं अभी इनकम्प्लीट हूँ, अभी मेरा पूरा श्रृंगार हुआ नहीं है। तो मिस्टर भूषण कहते हैं कैसे, कहते हैं तुम्हारी माँ ने जो गले में हार पहना है मुझे बिल्कुल ऐसा ही हार चाहिए। तो मिस्टर भूषण तो ऑलरेडी उनके प्यार में ऐसे ही पागल थे, तो उन्होंने उनको ये प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मोनी, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा हार लेके आऊँगा, और तुम खुश तो होना यहाँ पे, जहाँ पे मोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो मिस्टर भूषण को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके लिए उनकी बीवी का खुश रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिस्टर भूषण को ये पता चलता है उनके ऑफिस में कि उनका बिजनेस थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, अगर कुछ पैसे दे के इन्वेस्ट करा जाए तो मे भी आगे सिचुएशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो मिस्टर भूषण इसी बारे में डिस्कस करने के लिए घर आते हैं, जहाँ पे वो अपनी बीवी से इस बारे में डिस्कस करना चाहता था मोनी के बारे में, मोनी के पास, जहाँ पे वो मोनी को बहुत ही अलग काम तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि बिज़नेस में लॉस होने वाला है, और अगर एज अ वाइफ तो मेरी थोड़ी सी मदद कर देती। तो मोनी कहती है कि कैसी मदद, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी इस मामले में, जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने गहने गिरवी रखने के लिए दे सकती तो। और इसी को सुनते हुए मोनी का जैसे कोई जान मांग लिया हो, उसका कलेजा निकल जाता है और वो गुस्से से बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपना गहना किसी को नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और ये कहते हुए वो उनको उस घर से मतलब कमरे से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर लेती है। पर यहाँ पे वो बार बार उसको बुलाते हैं, मोनी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं नहीं लूँगा, मैं कोलकाता चला जाता हूँ, वहाँ से पैसा अरेंज कर लूँगा, एंड मेक श्योर मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। पर मोनी को ऐसा लगता है कि वो इन सब बातों से मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं मोनी से वो गहना छीनना चाहते हैं। एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में तो आता है कि मोनी गहनों को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस और पॉजिटिव है, जो मतलब नॉर्मली उसको लगता है कि उसकी जान कोई ले ले बट गहने ना ले, पर यहाँ पे उस बातों को सुनती नहीं है। अब यहाँ पे वो बार बार ये कहते हैं कि ठीक है मोनी, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी भी नहीं। पर मोनी दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि उसके मन में तो ये वहम बैठ गया था कि उनके हस्बैंड अब उनसे कहने ले जाएंगे, जहाँ पे उनसे मिलने भी नहीं आती। अब वो अपने बैग के सारा चीज़ें लेकर कोलकाता के लिए निकल जाते हैं पैसा अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मोनी अपनी घर की नौकर को ये कहती है कि तुम सबसे पहले जाके मेरे भाई को ऑफिस से घर पे बुलाओ और उनको क्या बोलो कि भाभी मतलब दीदी उनको घर बुला रही है। जहाँ पे उसका भाई घर आता है, बोलता है बोलो दीदी क्या हुआ, आपने इतने अर्जेंटली यहाँ पे बुलाया। तो मोनी बहुत ज़्यादा गुस्से से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है। तो वो कहता है घर जाना है, क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, और अभी तो तुम यहाँ पर शिफ्ट हुई हो। जहाँ पर मोनी कहती है कि नहीं, बिजनेस में लॉस हुआ, ये तो तुमको पता ही होगा, और तुम्हारे भैया मतलब तुम्हारे जीजू वो मेरे को कहने भी मांग रहे थे। तो उसका जो भाई था वो हंसने लगा, कहना ओ तो अब तुमको ये लग रहा है कि अगर जीजू कोलकाता में पैसा नहीं अरेंज कर पाए तो आके कहीं तुम्हारे गहने ना बेच दे, इसलिए तुम घर जाना चाहती हो ना सारे गहने लेकर। जहाँ पे मोनी कहती हाँ बिल्कुल मैं इसलिए घर जाना चाहती हूँ। तो वो कहता ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं कल अरेंज करता हूँ गाड़ी का, एंड यहाँ से हम सारे गहने लेकर घर चले जाएंगे, ठीक है। तो मोनी कहती हाँ बिल्कुल। अब इसका भाई एक वार्न भी करता है कि देखो दीदी उसी हिसाब से मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तुम कितना गहने लेके जा रही हो, क्योंकि अगर तुम सारे गहने लेके जा रही हो तो इससे दिक्कत की बात ये हो सकती है कि लोगों की नज़रें हम पे होंगी और कोई गहने लूट ना ले आपसे। जिसके बाद मोनी इस बारे में सोचती है कि हाँ ये तो सच है,
बाहर अगर कोई लूटपाट कर लिया मेरे गहनों को तो मैं क्या करूँगी। तो वो अपना मास्टरमाइंड लगाती है और सारे गहने खुद पहन लेती है, मतलब गहनों से लद जाती है और फिर अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का शॉल ओढ़ लेती है और वहाँ से निकलती है। भक्त जो वो तोता था उसका नाम कुछ भक्त नाम का था, तो वो मोनी मोनी बुलाता है पर मोनी उसको दिखती नहीं है और वो रात के समय अपने भाई के साथ नाव में बैठ के निकलती है, जहाँ पे उसका भाई बोलता है दीदी गहने का बॉक्स कहाँ है, अब तुमने कहा था गहना लेके जाओगी या फिर मुझे ही ऊपर से लाना पड़ेगा। जहाँ पे मोनी अपना ब्लैक कलर का शॉल उतारती है और दिखाती है कि उसने सारे गहने पहन लिए हैं। अब वहाँ पे वो दोनों बैठ के नाव में अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें भूषण जी को दिखाया जाता है जो कोलकाता में थे और उनके पास पैसे का जुगाड़ हो चुका था, तो वो तुरंत अपने घर आते हैं और जहाँ पे देखते हैं कि मोनी घर पे है नहीं और उसका गहनों का बॉक्स सब खुला पड़ा हुआ है। जहाँ पे उधर पैनिक होते हैं और पूछताछ में पता चलता है कि वो अपने घर गए हैं, पर जब वो अपने ससुराल में चिट्ठी लिखवाते हैं तो पता चलता है मोनी अब तक वहाँ पहुँची नहीं है। पुलिस हर जगह उनको छानबीन करती है पर मोनी का कोई खबर नहीं था, ना मोनी ना मोनी का भाई, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब मिस्टर भूषण तो पागल हो गए थे। अब वो रातों को मोनी का कपड़ा लेके उसकी चीज़ों को लेके गले से लगा के रोते थे और उसको ढूंढते थे। एक दिन जब मिस्टर भूषण घर पे सो रहे होते हैं तो उनको हल्की सी पायल की आवाज़ आती है, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि शायद मोनी आ गई है। अब वो उसका पीछा करते हैं और वो जो गोस्ट जैसे भीड़ो मतलब शेडो थी वो आगे आगे चल रही होती है और मिस्टर भूषण पीछे पीछे मौनी मौनी करते हुए, जहाँ पे वो उनकी माँ के रूम के पास जाके जो मतलब मिरर था वहाँ पे गायब हो जाती है। अब मिस्टर भूषण काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। अब इसी बीच में मिस्टर भूषण के पास एक पार्सल आता है जहाँ पे उन्होंने मिस मोनी के लिए वही वाला हार ऑर्डर किया था जो उनकी माँ के गले में था। अब वो ये सोचते कि अब इस गहने का मैं क्या करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है। फिर एक दिन जब वो अपनी बीबी का मतलब मिस मोनी का साड़ी लेके सोए होते हैं तो फिर से उनको पायल की आवाज़ आती है। अब उस दिन उनके सामने एक साड़ी पहन के औरत आती है जो मिस मोनी होती है और वो ऐसे हाथों के इशारों से उनको बुलाती है और नदी की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे वो जो घोस्ट फिगर थी वो मिस्टर दास को लेके नदी की तरफ जा रही होती है और नदी के बीच में जाकर अचानक से वो अपना ब्लैक कलर का शॉल उतारती है, जहाँ पे ये देखते हैं मिस्टर भूषण कि वो एक कंकाल है और उसके पूरे बदन में लाइक कंकाल के पूरे बॉडी में गहने लदे हुए हैं और उनके हाथ में वही नेकलेस था जो उन्होंने मोनी के लिए ऑर्डर किया था। और उसी बीच में वो जो स्केलेटन था वो गायब हो जाता है और मिस्टर जो भूषण थे वो भी वहाँ पे डूब के ख़त्म हो जाते हैं। अब इसी सीन को दिखाते हुए इनकी ये स्टोरी ख़त्म होती है। कहानी मिस्टर विभूति सुनाते हैं, जहाँ पे तारानाथ नाम के एक व्यक्ति की थी जो काला जादू सीखना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी में तंत्र विद्या सीखने की बहुत इच्छा रखता था। एक दिन उसके सपने में एक औरत आती है, जहाँ पे वो औरत उसको एक जगह बुलाती है जहाँ पे उसको तंत्र विद्या सिखाना चाहती थी। बट तारानाथ ये जानता था कि जब तक वो कोई गुरु ना बनाए तब तक वो कोई तंत्र विद्या नहीं कर सकता। तो वो इसी छानबीन में गांव गांव घूमने लगता है, जहाँ पे गांव में उसको एक औरत के बारे में पता चलता है जो शमशान में रहती थी और जिन मतलब मरे हुए आदमियों को लाश खाती थी और वो पागल थी, जिसको सुन के तारानाथ को लगता है कि शायद यही है मेरी गुरु। अब वो उससे मिलने के लिए उसी शमशान में जाता है। पे तारानाथ उस औरत को जाके मिलते हैं और उसके लिए कुछ फल लेके जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि माँ मैं आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहता हूँ। जहाँ पे वो औरत जो थी उन फलों को पकड़ती है और उसको फेंक के ये कहती है कि मैं ये सब नहीं खाती, चल निकल जाओ यहाँ से। जहाँ पे वो बोलता माँ ऐसा मत करो, मैं आपसे तंत्र विद्या सीखना है, प्लीज़ मुझे अपना शिष्य बना लो, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। जहाँ पे वो कहते अच्छा जो मैं बोलूँगी करेगा, ठीक मैं तेरे को तंत्र विद्या नहीं सिखा रही, अब जा यहाँ से। पर वो सुनता नहीं है, वो फिर भी वहाँ पे उनके बारे में बैठा रहता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है, गुंजाइश करता है। अब यहाँ पे वो औरत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और डंडे से लेके उस तारानाथ जी को वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट डे नाइट को फिर से तारानाथ जी उसी शमशान में जाते हैं, जहाँ पे वो एक पेड़ देखते हैं। इसी सेम पेड़ को उन्होंने सपने में देखा था। वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो औरत आके डंडे से उनको मार के फिर से भगा देती है। तारानाथ जी बाहर जगह जाके सोते हैं तो सपने में फिर से वो औरत आती है और कहती है क्या हुआ बेटा, गुस्सा है, तेरे को ज़्यादा जोर से लगी तो नहीं, माँ से गुस्सा हो जाएगा क्या, ठीक है तो कल सुबह आना, मैं तुझे फिर से सिखाऊंगी। जहाँ पे तारानाथ जी काफ़ी खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से उस औरत से मिलने के लिए उसी शमशान में जाते हैं। पे वो उसी पेड़ को देखते हैं। उसी पेड़ के ऊपर डाली में एक औरत बैठी है जो अचानक से पीछे पूरा उलट कर जोर से चिल्लाती है। अब इसको देख के तारानाथ जी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से दौड़ लगाते हैं और अचानक से एक पत्थर से टकराने की वजह से वहीं पर ही गिर जाते हैं
उसके सामने फिर से वही पागल औरत आती है और कहती है तो फिर क्या, तू मानेगा नहीं ना, आज तो तू मरेगा मेरे हाथ से। जहाँ पे कहता है हाथ जोड़ के तारानाथ जी कहते हैं नहीं माँ, आपने तो बुलाया था सपने में आके, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, प्लीज़ माँ मेरे साथ ऐसा मत करो। जहाँ पे वो कहती है मैंने बुलाया था, अच्छा। पे वो औरत कहती है ठीक है तू बैठ। जहाँ पे वो कुछ पत्तों को पीस के उसके घाव में वो जो चोट लगी थी वहाँ पे वो पत्तों का पेस्ट लगाती है और कहती है बता क्या खाएगा। जहाँ पे तानात कहते हैं मुझे इमरती जलेबी ये सब खानी है। तो वो कुछ कंकड़ पत्थर उठा के लाती है और कहती ले इमरती जलेबी खा। जहाँ पे तारानाथ जिसको इम्प्रेस करने के लिए उसको मुंह में लग तो लेते हैं पर उसको चबा नहीं पाते, जिसके वजह से वो थूक देते हैं और वो औरत काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, बोलते तुझसे नहीं हो पाएगा। जहाँ पे वो तारानाथ जी गुस्सा होकर ये कहते हैं कि लोग सही कहते थे, तू एक पागल है, तू कोई तंत्र विद्या नहीं सिखा सकती, पर याद रख जो मैं सीखने आया हूँ वो मैं सीख के ही रहूँगा, चाहे कैसे भी करके मैं सीखूँ। और ये कहते वहाँ से चले जाते हैं। जब फिर से वो रात को सो रहे होते हैं उनके सपने में फिर वो औरत आती है, कहती क्या हुआ बेटा, गुस्सा है माँ से, कोई माँ से गुस्सा होता है क्या, ठीक तू एक काम करना, तू कल आना, मैं तेरे को पक्का सिखाऊंगी। और ये कहते हुए वो सपनों से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो औरत वहीं पर ही शमशान में बैठी होती है, जहाँ पे तारानाथ जी उसके पास जाते हैं और उसको रिक्वेस्ट कहते हैं, जहाँ पे वो ये कहती है कि इतना दिन से मैंने सिर्फ तेरा परीक्षा लिया है, कोई और होता तो अब तक भाग चुका होता, पर तू हर बार लौट के आ जाता था, तो मैं तुझे पक्का सिखाऊंगी। एक काम कर, सबसे पहले नदी के पास एक लाश पड़ी है उसको उठा के यहाँ पे लेके आ, और साथ ही साथ पास के दुकान में कुछ चावल खरीद के ले आ, और नहा के नदी से सफ़ेद कलर का कपड़ा रखा हुआ है वहाँ पे उसको धारण कर ले, ताकि तुझे उस लाश के ऊपर बैठ के शमशानी क्रिया करनी है। जहाँ पे वो आदमी बिल्कुल जो था वो सारा चीज़ें वैसे ही करने लगा था जैसे वो औरत ने कहा था उनको। अब वो जब उस औरत की लाश को खींच के ला रहे होते हैं, एक तो अंधेरे होने की शाम हो चुकी थी, इसकी वजह से उनको उस औरत का शक्ल ठीक से नहीं दिख रहा था, पर जब वो यहाँ पे लेके आते हैं करीब में तो वो नोटिस करते हैं कि ये औरत की तो बिल्कुल शक्ल वही है जो उनको शिक्षा सिखा रही है। जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको ये कहते हैं कि ये औरत को तो मैंने पहले देखा है। जहाँ पे कहते हैं वो जो औरत थी उनको कहती है कि इन सब बातों से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम सबसे पहले जाओ वो सफ़ेद कपड़ा पहनो और इसी औरत के ऊपर बैठ के, मतलब इसी लाश के ऊपर बैठ के तुम्हें सब साधना करनी है। जहाँ पे वो बिल्कुल इस तरह से करते हैं, सफ़ेद कपड़ा धारण करते और उस औरत के ऊपर बैठ के सब यातना शुरू करते। जहाँ पे वो कहती हैं सबसे पहले कि साधना करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तुम साधना शुरू करते हो तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, बहुत सारे ऐसे एल्यूसिनेशन होंगे तुम्हारे साथ, ऐसे लगेगा कि तुम्हें कोई खींच रहा है, कोई बुला रहा है, सबसे सुंदर औरतें तुम्हारे सामने आएंगी, पर तुम्हें अपना ध्यान भंग नहीं करना है, तुम्हें अपने काम को सही तरीके से करना है। जहाँ पे वो उसके कान में एक मंत्र बताती है और कहती है कि डाकनी जो सबसे खतरनाक है उनसे तुम्हें बच के रखना है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी जान में फंसाने में सक्षम होती हैं। जहाँ पे वो उस मंत्र का जाप करने लगता है और सब यादना शुरू करता है। उसी बीच में कुछ समय जाने के बाद उनके सामने एक सुंदर सी औरत आती है जो कहती है तंत्र विद्या में जो सबसे ऊपर है सरस्वती महाविद्या है, जहाँ पे उन माता को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। और इनके सामने अचानक से वो माता आती है और कहती है पुत्र तूने तो मुझे अपने बस में कर लिया है। जहाँ पे वो कहती हैं कि ब्रह्मा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तंत्र विद्या के लिए तो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती है और मैंने इतनी आसानी से आपको प्राप्त कर लिया ये मुझे लग नहीं रहा है। जहाँ पे माता हंस के कहती है कि मैं तेरे सामने हूँ, तुझे तब भी यकीन नहीं है। पर वो कहता है कि माँ मैं कैसे मान लूँ इस चीज़ को। जिसके बाद उस औरत काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगती है। उसके आसपास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी आते हैं जो हंसते हैं। जहाँ पे इसको समझ में आता है कि इसने कोई ना कोई तो गलती कर ही दी है। उसी बीच में जिस लाश के ऊपर उसने बैठा हुआ था उसी लाश के अंदर अचानक से एक नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है, जिसकी वजह से वो आत्मा चिल्लाने लगती है। अभी घबरा जाता है और वहाँ से उठ के भाग जाता है, एक जगह जाके बेहोश हो जाता है। जब वो आँख हल्की धीमी धीमी जब उसको होश आता है तो आँख खुल के देखता है तो वही सब उसकी तरफ चल के आ रहा होता है। पर जब वो सही से देखता है तो वो बूढ़ी औरत उसके पास चल के आती है और कहती है मैंने कहा था तुझसे नहीं होगा, पर तू माना नहीं, तुझे उस यक्षिणी ने अपने बस में कर लिया था, तू जा। पर वो कहता है कि मुझे सीखना है, बोले इस शिक्षा को सीखने के लिए लोगों के 100 जन्म चले जाते हैं और तुझे तो सब कुछ तुरंत चाहिए। पर फिर भी वो उसकी इस चेष्टा को देखते हुए उनको एक शक्ति देती है और ये कहती है कि इस शिक्षा का उपयोग तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कर पाएगा। और ये कहते हुए औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तारानाथ यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए बिल्कुल खामोश होते हैं और वो औरत उनको कभी दोबारा नहीं दिखती है।
आती है शशिधर की, जहाँ पे शशिधर अपनी एक स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि ये भूत की स्टोरी एक ठगों की है, जहाँ पे नारावर दत्ता नाम के एक व्यक्ति थे जो दो आदमी रखा था और उन दो आदमियों से वो चोरी करवाता है। जहाँ पे उसका मेन एक आदमी था जो बहुत ही अच्छे से लोगों से चोरी करवाता था। रघुवीर जो था वो पहला आदमी था और पुनेंदु दूसरा आदमी। रघुवीर ऑलरेडी एक जगह में मतलब अच्छा खासा चौड़ा आदमी था और पुनेंदु उसका खास आदमी। अब मिस्टर पुनेंदु और वो दास दोनों में उसके बात कर रहे होते, जहाँ पे वो बताता है कि जो रघुवीर था वो पहले एक घर में चोरी करने गया था जहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति में लाल मणि लगी है और वो एक विधवा के घर में है, जहाँ पे वो विधवा अपने भक्ति से उस घर में श्री कृष्ण की पूजा करती है। अब उसी मणि को चुराने के लिए वो गया था, पर उसकी लाश कैसे आई कोई नहीं बता सकता। जहाँ पे विवुदु ये कहता है कि ठीक है अब नेक्स्ट बारी मेरी है, क्योंकि विवुदु एक ऐसा लड़का था प्ले बॉय टाइप का, वो लड़कियों के दिल से खेलता था और उनका इस्तेमाल करता था। अब जैसे उसको पता चला कि उस मंदिर की देखभाल एक विधवा करती है, तो सबसे पहले उसने सोचा कि उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगा और उसके बाद उसके बेडरूम में रखी हुई उसी कृष्ण भगवान की मूर्ति से उस मणि को भी चुरा लूँगा, जिसके बाद वो उसी घर में जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम जो होता है, उस औरत का नाम तिलोत्तमा होता है और तिलोत्तमा हर गुरुवार के दिन अपने घर में भगवान कृष्ण की आरती करती है, जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं। अब पुनिंदो के पास ये सबसे अच्छा मौका था। वो गुरुवार के दिन एक भिखारी बेबस आदमी का रूप लेकर उस घर में जाता है और वहाँ पे आरती में शामिल होता है और तिलोत्तमा को पहली बार अपनी आंखों में देखता है। अब नेक्स्ट डे से वो हर दिन उस आश्रम के बाहर जाके बैठता है। तो कुछ दिन के बाद उस आश्रम के मैनेजर उसको बुलाते हैं, जहाँ पे तिलोत्तमा भी होती है, और उसको कहते हैं कि तुम हर दिन यहाँ पे आके क्यों बैठ जाते हो, ये कोई सही थोड़ी ना है। जहाँ पे वो अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे पापा मम्मी मेरे को पैदा करते ही ख़त्म हो गए थे और जब मैं पढ़ाई के लायक हुआ उस वक्त मेरे बाप का हाथ भी मेरे सर से चला गया था और उसके बाद मैं बेबस कहीं दरबदर की ठोकरें खा रहा था। उस वक्त मिस्टर दास नाम के एक व्यक्ति जो थे उन्होंने मुझे हाथ लिया, मेरे को संभाला और उन्होंने ही मुझे एक कंपनी में जॉब करवाया, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। पर मेरे आसपास के लोग जो मुझसे जलते थे उन्होंने कुछ पाल जाल मतलब जो पॉलिटिक्स का काम करके मुझे उस ऑफिस से निकाल दिया और मुझे 3 साल की जेल भी हो गई थी। जेल में रह के मैंने MBA ख़त्म किया है और मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, जहाँ पे वो बहुत अच्छा श्लोक्स भी बताता है और ये कहता है कि मैं अब बेबस हूँ और इसीलिए घर की शांति के लिए कुछ 15 दिन पहले मैं जेल से निकला हूँ और शांति ढूंढ रहा हूँ। जिसको सुन के तिलोत्तमा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसकी स्टोरी में उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, बट मैनेजर था उसको कुछ गड़बड़ी लगती है, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है बट ये कोई आश्रय नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पर तिलोत्तमा उससे इम्प्रेस हो गई थी और कहती कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, अगर ये चाहता तो अपनी जेल जाने के बाद हमसे छुपा सकता, पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और उसको इम्प्रेस होकर अपने मंदिर में पाठ जो जप करने का काम दे देती है, जहाँ पे वो रोज़ शाम को बैठ के जप करता है। अब तिलोत्तमा कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस होने लग जाई थी। अब उसको मतलब जो चोर का काम था कि वो सबसे पहले ऊपर जाके तिलोत्तमा के रूम से उस मंदिर के जो कृष्ण भगवान का मूर्ति है उससे वो मणि को चुराए, पर ये पॉसिबल नहीं था, ऊपर जाना किसी को अलाउ नहीं था। पर यहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करता है कि ऊपर एक लाइब्रेरी है, जहाँ पे वो जाने के लिए मैनेजर को रिक्वेस्ट करता है, पर मैनेजर मना करता है कि बाहर के आदमी उस लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। पर तिलोत्तमा ऑलरेडी उससे इम्प्रेस थी तो उसके लिए किताबें ले आती थी, पर वो बहुत बार ऐसे तिलोत्तमा से ये रिप्लाई करता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाके खुद किताबें चूज़ करनी है और किताबें ला के पढ़नी है। जहाँ पर तिलोत्तमा उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके ऊपर जाने का लाइसेंस भी दे देती है। एक दिन मैनेजर घर पर नहीं होते और तिलोत्तमा रात के समय उस आदमी को ऊपर लाइब्रेरी में बाती है और पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं किताब रखने आया था। तिलोत्तमा कहती हो तो कल सुबह भी रख देते थे आप। तो बोलते नहीं मैं आज रात को जा रहा हूँ। तो तिलोत्तमा अपसेट हो गई थी, क्योंकि तिलोत्तमा कहीं ना कहीं उससे मन से प्यार करने लगी थी। तो तिलोत्तमा कहती क्यों आप क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं, क्या हो गया आपको, कोई तकलीफ़ है यहाँ पे, कोई गलती हुई है हमसे। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। जहाँ पे वो ये रिवील करता है कि वो तिलोत्तमा से प्यार करने लगा है, जो कि उसके लिए गलत है। जहाँ पे तिलोत्तमा इस बात को सुन के काफ़ी इंप्रेस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तिलोत्तमा भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। उसी बीच में अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली खड़कती है, जिसकी वजह से तिलोत्तमा उसको गले लगा लेती है। अब उन दोनों के बीच में एक प्यारा मोमेंट होता है, जहाँ पे तिलोत्तमा को वो बाहों में लेके तिलोत्तमा के बेडरूम में लेके जा रहा होता है, उसके साथ थोड़ा सा प्यार के मोमेंट क्रिएट करने के लिए। बट उसी समय अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची आके खड़ी होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि बेटी आप कौन हो और आप यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे तिलोत्तमा कहती है मेरी बेटी है, तो वो बोलता है आपकी बेटी तो मर गई थी ना।
और ये कहते हुए बोलती हाँ ये उसका भूत है, जहाँ पे वो उसको मना करती है कि बाबू तुम जाओ यहाँ से, ये अच्छे आदमी हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे पर ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जहाँ पे वो छोटी सी बच्ची को सुनती नहीं है और उस चोर के ऊपर हमला कर देती है। जहाँ पे वो एक धक्का मारती है तो चोर जाके दूर छिटक के गिरता है। जहाँ पे तिलोत्तमा को दिखता है कि उसके पास चाकू है। अब वो यहाँ पे उस चोर का जो असर है वो समझ जाती है कि ये चोर यहाँ पे चोरी करने के इरादे से आया था। अब वो छोटी सी बच्ची उस चोर को पकड़ के मार के उड़ा देती है, मतलब ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि उसका पहला चोर का साथी कैसे मरा था, मतलब वो छोटी सी बच्ची का जो भूत था वही इन जगह को बचा रही थी, अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रही थी, साथ ही साथ ऐसे बुरे नज़र वाले लोगों को यहाँ से ख़त्म कर रही थी। एज अ व्यूअर्स हमें इस मूवी का असली स्टोरी बताया जाता है। मतलब ये तीनों दोस्त जो यहाँ पर बैठ के अभी तक अपनी स्टोरीज एक्सप्लेन कर रहे थे, एक्चुअल में कोई इंसान नहीं थे, ये तीनों वही स्टोरी के कैरेक्टर थे जो अब तक स्टोरी बता रहे थे। जहाँ पे पुनीत ये कहता है कि मुझे अपने किए पे तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, मतलब वो चोर। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग कभी मोक्ष हो पाएंगे, मतलब मुक्ति पा पाएंगे, और ये कहते हुए यहाँ से ये लोग गायब हो जाते हैं। अब इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।